लेट मी हैंडल दिस। ओके, जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा है लॉ ऑफ तुम्हारा, क्या पढ़ा था, मास। कौन सा मास पढ़ा था? लॉ ऑफ, बताओ कौन सा मास पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भूलो मत, ठीक है। क्या पढ़ा तुमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ तुम्हारा, बताओ कौन सा पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अभी इन्हीं दो लॉ के बेसिस पे हम लोग ये डराइव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे डाल्टन ने तुम्हारी एक एटॉमिक थ्योरी दी और उस एटॉमिक थ्योरी को मतलब क्या कहते हैं, प्रूव करने की कोशिश की। तो हमें ये मालूम था कि भैया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने ये देखा था कि आपका रिएक्टेंट में चाहे जितने ही आपके सब्सटेंस हो, चाहे आपका एक से एक सब्सटेंस हो या फिर आपके दो सब्सटेंस हो या तीन सब्सटेंस हो, जब भी आपके रिएक्ट करके आपके प्रोडक्ट में कुछ भी बनाते थे, फिर वो भले चाहे प्रोडक्ट में एक सब्सटेंस बन रहा हो, दो सब्सटेंस बन रहा हो, तीन सब्सटेंस बन रहा हो या हजारों सब्सटेंस बन रहा हो, लेकिन जो आपका रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो आपके मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का टोटल मास होता है। तो ये मतलब क्या कहते हैं कि हमारा जो भी था ये फंडामेंटल हमने क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में समझ लिया था। अब इसी से रिलेटेड जब मैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको प्रूफ करूंगा कि ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है, ठीक है। तो अभी क्या फंडामेंटल है कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हारा दिया था लेवेसियर ने 1774 में दिया था, ठीक है। ठीक 1779 में तुम्हारे एक साइंटिस्ट आए थे, प्राउस्ट। प्राउस्ट साइंटिस्ट आए थे। अब इन्होंने क्या किया था कि नंबर्स ऑफ कंपाउंड, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में इन्होंने अपनी रिसर्च की। इन्होंने उस मतलब कंपाउंड्स की केमिकल कंपोजिशन को समझने की कोशिश की। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ CO2, H2O, NH3, है ना। इस तरीके से ये सब क्या है, ये तुम्हारे कंपाउंड है, मतलब कि एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। अब इन कंपाउंड को उन्होंने इसके केमिकल कंपोजिशन को समझा कि मतलब कि यार जब तुम्हारा कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आते हैं एक साथ, तब तुम्हारा CO2 बनता है। जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आते हैं और जब तुम्हारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आता है, तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वाटर बनता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये बाय मास के थ्रू हो रहा है। तो मतलब कि इनका मास टोटल वैल्यू एकदम एक हो रखा है। तो तुम्हारा प्राउस्ट ने अपना एक फॉर्मूला दिया, मतलब कि एक अपना लॉ दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जितने भी तुम्हारे केमिकल कंपाउंड है ना। जैसे मान लो कि मैं केमिकल एक कंपाउंड बोल देता हूँ, CO2 बोल देता हूँ, ये हो गया। चाहे तुम्हारा वो H2O हो गया, चाहे जो हो गया, वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही कंबाइंड रहेगा बाय सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। मतलब कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक तुम्हारा वाटर है जो मेरे घर में पाया जा रहा है, एक वाटर है जो तुम्हारा यश के घर में पाया जा रहा है, एक वाटर है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड में पाया जा रहा है। तो मैं अगर चाहे जितने वाटर की बात करूंगा ना, तो हर एक वाटर में तुमको सेम एलिमेंट मिलेंगे। मतलब कि हाइड्रोजन मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ भी आपको वाटर मिल रहा है, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ भी आपको वाटर मिल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, आपको बल्कि बाय सेम मास भी मिलेगा। कि मतलब अगर जैसे मान लो कि हाइड्रोजन को जो मास होगा इस जगह, वही सेम हाइड्रोजन का मास आपको इस जगह भी मिलेगा, दूसरे में भी मिलेगा, तीसरे में भी मिलेगा। ऑक्सीजन का भी जो सेम मास है वो भी है तुम्हारा पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, हर जगह मिलेगा। मतलब मैटर नहीं करता है कि आप कौन से सोर्स से आप किसी केमिकल कंपोजिशन को उठा रहे हो या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड को उठा रहे हो, उसके एलिमेंट और उसके मासेस दोनों हमेशा बराबर के बराबर ही रहेंगे। इतना बताओ, मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, हाँ भैया। है ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कि मतलब चाहे तुम मेरे यहाँ से सामान उठाओ, चाहे तुम अपने आप से सामान उठाओ, जो भी तुम्हारे केमिकल मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे केमिकल कंपाउंड जितने भी हो रखे हैं, वो सारे मतलब क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट है। जितना तुम्हारे पास उतना मेरे पास, है ना। जितने तुम्हारे पास एलिमेंट है उतने मेरे पास भी एलिमेंट है, जितना तुम्हारा मास है उतना मेरा भी मास है, एटॉमिक मास है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको एटॉमिक मास बोलूँ ना, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि पंकज का मास, तो तुम क्या बोलते हो कि भैया आपका वजन कितना है। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ एटॉमिक मास, तो मतलब एटम का कितना मास हो रखा है। तो हमें मालूम है कि भैया 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट के सबके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं। गोल्ड का अपना एक अलग एटम होगा, सिल्वर का अपना एक अलग एटम होगा, तुम्हारा मरकरी का एकदम
हीलियम अलग एटम होगा, हाइड्रोजन का अपना एक अलग एटम होगा, तो इनका वजन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हर एक एलिमेंट में वजन कहाँ पाया जाता है, अभी रटाने के लिए मैं तुमको बताता हूँ। देखो हम लोग जनरली एटम को ऐसा ही समझते हैं कि एटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और हमने ये अभी तक पढ़ रखा है। जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कत्ते आमा ने देने की कोशिश की, और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मार्शी कनाड ने देने की कोशिश की, बाद में स्पेशल कंफर्मेशन के थ्रू पता चला कि नहीं यार, एटम के अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, तुम्हारा प्रोटॉन भी पाया जाता है, और तुम्हारा न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो अगर मान लो कि मैं तुमको एक प्रॉपर एक अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाऊं, अभी बाद में तुमको बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए तुम अभी ये समझो कि जो भी एटम होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अराउंड तुम्हारी पाई जाती है शेल, जैसे के शेल, एल, एम, एन, उस तरीके से इनके ऊपर क्या पाई जाएंगी, शेल पाई जाएंगी। ये चीज मतलब मान लो कि ये शेल हो गई, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा सेंटर में जो न्यूक्लियस है, यहाँ सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं किसी भी एटम का भार होता है, और इस जगह क्या पाया जाता है उसका, उसका पाया जाएगा तुम्हारा प्रोटॉन पाया जाएगा वहां, और क्या पाया जाएगा तुम्हारा न्यूट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके अराउंड जितने भी शेल हैं, जैसे मान लो कि के शेल, एल शेल, एम शेल, और तुम्हारा ये एन शेल, तो इन शेलों में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एल शेल में मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक इसी तरह से एन शेल, ये सारी भी चीजें हो गई। तो तुम बोलोगे भैया जैसे आपका वजन है, तो आपके वजन में सर का भी हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं सर का भी चेक हो रहा है, पैर का भी चेक हो रहा है, सबका चेक हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा क्या मेरे बालों के वजन का भी चेक हो रहा है? अगर मैं एक बाल का एक वजन देखता हूँ तो तुम बोलते नहीं भैया, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर मैं मास की बात करूंगा, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब कि नेग्लेक्ट फॉर्म में होता है, तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते। और जो तुम्हारा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वही एक्चुअल हम लोग मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास उसका गिना जाता है, किसी भी एटम का गिना जाता है ये। और अगर तुम कभी भी किसी का एटॉमिक नंबर देखोगे ना, तो वो जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली तुम्हारे प्रोटॉन के ही इक्वल होता है, तुम्हारे न्यूट्रॉन के ही इक्वल होता है, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। अगर मान लो कि एटम न्यूट्रल है, तो अभी ये सब बाद में तुमको पता चलेगा, एटम न्यूट्रल है, आयंस आ गए तो क्या चीजें होती है। अदरवाइज अगर मानो कि कभी भी एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो तुम समझ जाना कि उसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल ही रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं बहुत ही हल्का होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम लोग इन दोनों का मास गिन करते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना मास हो जाता है, जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाते हैं उतना मास हो जाता है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि 6 प्रोटॉन है, तो तुम टोटल तुरंत समझ जाओगे कभी 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, तो जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एटम के अंदर हम लोग एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि प्राउस्ट ने बोला कि आपके चाहे जितने भी आपके केमिकल, आपके मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन हो या फिर कंपाउंड हो, वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होंगे और सेम मास में होंगे। मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये H2O है, मेरे घर में H2O पाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन का कितना मास होता है, मैं अभी तुमको रटाने के लिए बता दे रहा, हाइड्रोजन का एक मास होता है। मतलब कि उसके जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है। मैं क्या लिख सकता हूँ कि हाँ हाइड्रोजन का मतलब कि एक मास होता है। चलो ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मैंने 2 कर दिया। ठीक, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब मैं देखता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है। तो ऑक्सीजन का तुम्हारा जो मास होता है वो तुम्हारा 16 होता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, और सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, और तुम्हारे न्यूट्रॉन भी कितने, 8 होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। तुम बोलोगे कि भैया फिर आपके हाइड्रोजन में ऐसा क्यों नहीं था, उसमें मतलब नाइट्रोजन का क्यों नहीं था। तो तुमको बाद में पता चलेगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में मतलब क्या कहते हैं, किसी को ड्यूटेरियम से बुलाते हैं, किसी को ट्राइटियम से बुलाते हैं, है ना। तो जिसमें तुमको पता चलेगा जो नॉर्मल जो हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, उसमें उसके जो मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस होता है, उसमें बस केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, बस और कुछ नहीं। उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी वजह से जो हमने एटॉमिक मास ले रखा है उसका केवल 1 ही ले रखा है, कि हाँ उसमें केवल एक ही प्रोटॉन पाया जा रहा है। इसी वजह से एक ही उसका एटॉमिक मास हो गया, एक हाइड्रोजन का। और ऐसे कितने हाइड्रोजन थे, तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक, वेरी गुड। तो इसी तरीके से जो तुम्हारा ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन के उसमें टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर पाए जाते हैं वो तुम्हारे 8 पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन भी 8 पाए जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है। तो ये 16 हो गया। तो अभी अगर मैं इसका प्रोपोर्शन दिखाऊं तो कितना हो सकता है, 2:16। मतलब कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, जो मेरे घर में मतलब मेरे घर में जो पानी है, जैसे मान लो कि मैं इधर पंकज लिख देता हूँ, इधर साइड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कुलदीप लिख देता हूँ,
तो मुझे मालूम है कि मेरे घर में जो पानी है उसमें भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, और जो कुलदीप के घर में पानी है उसमें भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। लेकिन मास सेम है कि नहीं सेम, ये भी कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ, मेरे यहाँ जो हाइड्रोजन है उसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक एटॉमिक मास हो रखा है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया, तो मैंने ऐसे कर दिया 2:16। अभी अगर मैं इसको अगर और फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं इसको 1:8 भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? 1:8। इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो आपका वाटर का मास 8 होना चाहिए, तभी वो आपका वाटर बनेगा। क्योंकि भाई कुलदीप के घर में जो आपका मतलब पाया जा रहा है वाटर, वो आपको 1:8 में पाया जा रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोजन का मास तो 1 आ रहा है, लेकिन आपका मतलब क्या कहते हैं कि जो वो आ रहा है, क्या कहते हैं कि ये आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो आ रहा है वो आपका 11 और 12 आ जा रहा है। नहीं, अगर हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो आपका ऑक्सीजन का मास मतलब 8 होना चाहिए, क्योंकि यही जो प्रोपोर्शन है वो हर जगह सेम रहेगा। ऐसा ठीक ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं बोलते कहता हूँ कि तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ तुम्हारा वाटर है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में जनरली जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप मतलब क्या कहते हैं वाटर के कंपाउंड को तोड़ते हो। वाटर का कंपाउंड मतलब H2O, मतलब कि आप उसके हाइड्रोजन को निकालोगे और आप उसके ऑक्सीजन को निकालोगे, और जब आप चेक करोगे तो जो उसका मास आएगा, जो टोटल हाइड्रोजन जो कलेक्ट किया उसका मास, और जो आपने जो ऑक्सीजन कलेक्ट किया उसका मास, वो लगभग लगभग मतलब कितना आता है? 11:88। मतलब कि अगर 11 पार्ट अगर आपका उसका हो रखा है हाइड्रोजन का, तो 88 पार्ट हो रखा है आपका ऑक्सीजन का हो रखा है। तो ये जो प्रपोर्शन है ना, 1:8, और ये तुम्हारा 11:88, ये देखो बराबर आ रहा है ना? कि अगर मान लो कि मैं दोनों को 11 से कट करूंगा तो कितना आएगा? 1:8 ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका चाहे जो भी केमिकल कंपाउंड हो, चाहे जिस सोर्स से पाया जा रहा हो, चाहे आप नदी में चले जाओ, चाहे तालाब में चले जाओ, पंकज के घर में जाके देख लो, चाहे कुलदीप के घर में जाके देख लो, चाहे प्रोमिता के घर में जाके देख लो, हर जगह आपको मतलब क्या कहते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो उनका मास का जो कंपोजिशन है, कि अगर हाइड्रोजन का मास 1 आ रहा है तो वाटर का भी मास 8 आ रहा होगा, और वो हर जगह सेम ही होने वाला है। तो यही जो तुम्हारा लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि हर जगह ये जो प्रोपोर्शन हो रखा है 1:8 का वाटर का, ये हर जगह कांस्टेंट हो रखा है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में अलग हो गया और तुम्हारे घर में अलग हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। ठीक है, देखो ये अभी मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये तुमको और अच्छे से समझ में आएगा जब तुम्हारा अगला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप ठीक जैसे मान लो कि मैं NH3 लिख देता हूँ। NH3 का मतलब क्या होता है बता सकते हो? उसका केमिकल नेम क्या होता है? इसको बोला जाता है अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको अमोनिया बोलते हैं। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल है, और अगर एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन एटम के कितने हो जाएंगे? 3 × 1 हो जाएगा भैया। चलो ठीक, वेरी गुड। अभी अगर मान लो कि मैं नाइट्रोजन की बात कर देता हूँ, तो जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है तुम्हारा 14 होता है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 14:3। ये जो तुम्हारा एटॉमिक मास का प्रपोर्शन है वो हर जगह अमोनिया के लिए सेम होगा। वो भले चाहे मेरे घर में पाया जा रहा हो, चाहे जहां भी पाया जा रहा होगा, और जो मेरे घर में अमोनिया पाया जा रहा होगा उसमें भी मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन पाया जाएगा, जो तुम्हारे यहाँ भी पाया जा रहा होगा। और दोनों का मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास सेम ही होने वाला है। और यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज डायरेक्ट बाय द प्राउस्ट हैज बीन टेकन, है ना? तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? कुलदीप, यश, अभिषेक? नहीं भैया। नहीं है ना? नहीं। अगर देखो ये चीज समझ में आ गया तो फिर तुमको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत ही मतलब बहुत प्यार से समझ में आ जाएगी, ये है ना? तो ये तुम्हारे प्राउस्ट थे, है ना? इन्होंने हर एक केमिकल मतलब क्या कहते हैं कंपोजिशन को हमेशा मतलब हर एक नंबर ऑफ कंपाउंड को एनालाइज किया, देखा कि वो कितने टाइप के एलिमेंट से बने, और वो उनमें मतलब कितना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मिल रखा है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मतलब उसका कितना मास मिल रखा है। और फिर जब उन्होंने कंक्लूजन निकाला तब उन्होंने यही बोला कि आज आप चाहे जिस भी कंपाउंड को उठा लो वो हर एक कंपाउंड कांस्टेंट ही है, और वो भी एकदम फिक्स्ड रेशियो में। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ अलग पाया जा रहा है उसके यहाँ अलग पाया जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन में हम क्या लॉ दे सकते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट कंसीडर करेगा, और वो जो सेम प्रोपोर्शन बाय मास ही पाया जाएगा, ये चीज है। तो ये जो अब मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? हर जगह आपका जो केमिकल कंपाउंड है
सेम एलिमेंट्स पाए जाएंगे और उनमें जो सेम मास परसेंटेज भी पाया जाएगा। जैसे कि वाटर हो गया, है ना? तो वाटर एज अ कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, हर जगह यही एलिमेंट पाए जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर मान लो कि उनका बाय मास अगर चेक किया जाएगा, तो हाइड्रोजन का मास 1 निकल कर आएगा और तुम्हारा वाटर का मास 8 निकल कर आएगा, जो कि अभी मैंने बताया कैसे आया था, 2:16। तो ये बाद में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर जैसे मान लो कि मैं वाटर को लेता हूँ, तो ये देखो वाटर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो तुम देख रहे हो, ये जो तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू तुम हाइड्रोजन गैस भी निकाल लो, ऑक्सीजन गैस भी निकाल लो। तो अगर मान लो कि तुमको मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर देता हूँ और फिर उसको मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा हाइड्रोजन एक जगह से निकलेगी, ऑक्सीजन एक जगह से निकलेगी। और अगर मैं उस हाइड्रोजन को अगर तौलूंगा तो मेरे को 11 ग्राम निकलेगा। और अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन को तौलूंगा तो 88 ग्राम निकलेगा, 88 ग्राम निकलेगा। तो इस फिर भले चाहे मैटर नहीं करता आप पानी कहाँ से ले रहे हो, चाहे आप मेरे यहाँ से ले रहे हो चाहे जहाँ से ले रहे हो, हर जगह जो प्योर वाटर है हर जगह तुम्हारा यही सेम ही बताने वाला है ये चीज है। तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ कि हाँ यार, सेम जगह वाटर सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन हो जाए चाहे ऑक्सीजन हो जाए, और सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, भले चाहे वो 11:88 हो चाहे 1:88 हो, आप मल्टीप्लाई कराते रहो हर जगह सेम ही आने वाला है। कि मतलब एक पार्ट अगर मास अगर आपका मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन का होने वाला है, तो 8 पार्ट आपका मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन का होने वाला है। और ये हमको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस है, तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी फ्लैमेबल होती है ये। ठीक इसी तरीके से अमोनिया है, जैसे इसको देखो, ये क्या हो रखा, अमोनिया दो चीजों से मिलकर बना रहेगा, एक तुम्हारा नाइट्रोजन और एक देखो एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है। और तुम्हारे नाइट्रोजन के कितने एटम है, तुम्हारा 1 एटम है ना? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि हाइड्रो हर तुम्हारे घर में जो अमोनिया उसमें कितने हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे, तो तुम बोलोगे भैया उसमें भी 3 ही पाए जाएंगे ये। तो अभी अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, एक हाइड्रोजन एटम का अगर एक एटॉमिक मास आ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन एटम के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो देखो यहाँ लिख रखा है। ठीक ऐसे जो तुम्हारा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने होते हैं, 7 7 14, टोटल 14 होते हैं। इसी वजह से जो उसका मास का रेशियो निकाला गया 14:3 निकाला गया है। तो वो 14 किसका बता रहा है, तुम्हारा बेसिकली उसका बता रहा है कि हाँ ये तुम्हारा उसका है, मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन का है। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन का कितना, वो 3 हो रखा है। और आप कहीं भी चले जाओ हर जगह ये आपको प्रोपोर्शन सेम ही दिखने वाला है। मतलब कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको दिखेगा या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बात दोनों की सेम ही हो रखी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है? यश, चलो यश इसका आंसर बताओ। यश नहीं है। चलो तुम बताओ। Who is credited with given law of constant proportional in what year? Option B. हम्म और तुम्हारे लेवेसियर इन 1774 में उन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। Hmm. आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। According to the law, what did Proust conclude about the proportion of each element in a pure chemical compound? It is constant. क्या होगा, इट इज कांस्टेंट, है ना? ना तो आप डिपेंड करेगा एलिमेंट के वॉल्यूम में, है ना? फिक्स्ड होगा व्हेन कंपाउंड इज, नहीं ऐसा नहीं कि लैब में सिंथेसाइज करोगे तभी फिक्स्ड होगा, नहीं है हर जगह आपका मतलब कैसा होगा, फिक्स्ड ही होगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। The law of constant proportional concludes that pure chemical compound is always made up of same element combined together in what way? Option C. In the ऑप्शन, same percentage. In हाँ the same mass percentage. हाँ इन द सेम मास परसेंटेज, है ना, ये हो गया। बाकी देखो, वॉल्यूम होता नहीं, रेशियो ऑफ एटम देखा नहीं जाता, मास परसेंटेज देखा जाता है कि हाँ दोनों के वजन बराबर हो रखे हर जगह, है ना? तो मास कहीं भी लिखा रहता है समझ जाना कि यार दोनों के एटम के वजन बराबर हो रखे हैं। कि मतलब अगर एक एक हिस्सा अगर वजन अगर हाइड्रोजन का होना चाहिए, तो तुम्हारा 14 हिस्सा तुम्हारा नाइट्रोजन का होना चाहिए, अगर तुमको अमोनिया बनाना है तो। ये पढ़ो बेटा इसको। What is constant proportion by mass in which hydrogen and oxygen are combined in water? हम्म 1:S ratio. 1:2, C. हाँ 1:8, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो अभी के लिए तुम रट लो कि जो आपका मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 8. 16। 16 होता है, ठीक है। 16. हाँ 16 होता है, ठीक है।
ये होता है, वो 2:16 था, इस वजह से 1:8 आ गया। तो हाइड्रोजन के मतलब तुम्हारा वाटर के कंपैरिजन में ऐसा बोला गया। चलो उसको पढ़ो, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन डी 88 ग्राम। डी 88 ग्राम है ना। अगर मान लो कि 100 ग्राम है प्योर वाटर, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो अगर 11 ग्राम अगर तुम्हारा हाइड्रोजन आ रहा है, तो 88 ग्राम आपका क्या आना चाहिए, आपका ऑक्सीजन आना चाहिए, है ना। ये तभी तो आपका फॉलो हो पाएगा 1:8 आपका 8 का। तो अगर मान लो कि ये अगर आपके 11 में हाँ चेंज हो गया, इसका मतलब है कि आपने यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आप 11 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ठीक इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक वाटर है वो 200 ग्राम का था, जिसमें आपने जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की, तब आपका हाइड्रोजन आपका 22 ग्राम आ गया, मतलब कि 22 ग्राम आया। तो अगर 22 ग्राम आया, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ 22 से मल्टीप्लाई किया था 1:8 में। तो इसका मतलब है 8 में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ से लाइएगा 8 दूनी 16 17, मतलब कि 22 रेशियो बाय 176। इस तरीके से आप रेशियो निकालना सीखोगे। ये आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। The experiment of obtaining the same ratio of hydrogen and oxygen from water taken from different sources illustrates which scientific law? Law of constant proportion. लॉ ऑफ कांस्टेंट B. प्रोपोर्शन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। what are the two elements that are always found combined in compound ammonia? हम्म B nitrogen and hydrogen. वेरी गुड, है ना। बोला कि मेरे को बताओ कि अगर अमोनिया एक कंपाउंड है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे। तो भैया हर जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही पाने वाला है ना। और नाइट्रोजन का मास उसमें कितना होगा, 14 होगा, और आपका हाइड्रोजन का मास कितना होगा, बताओ। 1 कितना होगा तुम्हारा, 1 होगा। चलो आ जाओ, अब इसका नहीं, 1 नहीं, 3 कितना होगा, 1:3, क्योंकि आपका ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो 14 होता ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन का मास यहाँ 1 होता है, और इस तरह से टोटल 3 होते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसी वजह से 14:3। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What are the two elements that are always found combined in a compound? Same है सेम तो। क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, बता दो इसका आंसर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें मतलब क्या कहते हैं 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया गया तुम्हारा 1.033 कॉपर से। तो तुम सोचोगे कि कॉपर से कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ। जब भी कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो तुम्हारा बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये है ना। तो क्वेश्चन सिंपल ये बोला है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने इस बार एक्सपेरिमेंट को जस्ट रिवर्स किया, मतलब कि इस बार आपने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड था आपके पास, आपने उसको रिड्यूस करके क्या किया, आपने उसका कॉपर बना दिया। मतलब कितना कॉपर बना दिया आपने, जितना भी बनाया वो आपने कॉपर बना दिया। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके मतलब क्या कहते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे समझोगे, जैसे पहले आप इसको देखो। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सेम एक्सपेरिमेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ देखो, अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर को जब भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी आ गई, इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो वो ऑक्सीजन पहले निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप कॉपर ऑक्साइड से आप रिड्यूस करके कॉपर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, ऑक्सीजन निकालना है। तो हमें क्या देखना है कि यार हाँ, कॉपर ऑक्साइड में अगर मान लो कि मैं कॉपर को माइनस कर दूंगा, तो मैं बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं, मेरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचेगा। ये हो गया। तो मुझे मालूम है कि भैया आपने जो मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर निकाला है ना, ये अगर देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो गई है। तो अभी अगर इस ऑक्सीजन का निकालना है, मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे भैया, आप कॉपर के मास को मतलब क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड के मास से माइनस कर दो। तो मेरा कितना आ गया, 0.258 ग्राम आ गया। तो पहले मेरे को इतना बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि पहले एक्सपेरिमेंट पे अगर मैं कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन कर रहा हूँ कॉपर से, अगर मान लो कि कॉपर 1.03 ग्राम है, और कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है वो 1.288 ग्राम है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारा जो उसमें ऑक्सीजन अटैच्ड हुआ है, वो तुम्हारा 0.258 ग्राम हुआ है। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया।
आ गया ना। अब देखो जो तुम्हारा दूसरा सैंपल है उसमें क्या बोल रहा है कि तुमने इस कॉपर ऑक्स मतलब कि ये जो तुम्हारा, अगर जैसे तुम उसको और सिंप्लीफाई करो, जैसे मान लो कि अब इसका अगर जैसे रेशियो निकालते हैं, किसका रेशियो निकालना है, कॉपर का और तुम्हारा ऑक्सीजन का जैसे रेशियो निकालते हैं, तो ये देखो कॉपर का रेशियो का, कॉपर का कितना आ रहा है 1.03। एक बार तुम फिर से पीछे देखो, कॉपर का कितना आ रहा है 1.03, क्योंकि हमको फिगर किसका निकालना है, दोनों का बताना है कि हाँ देखो जो तुम्हारा प्रोपोर्शन आ रहा है दोनों में सेम ही आ रहा है, नो मैटर कि आप कितना बड़ा सा बड़ा अमाउंट लेते हो चाहे छोटा से छोटा अमाउंट लेते हो, लेकिन जो आपस के जो बीच के प्रोपोर्शन होते हैं जो प्राउस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो कॉपर का हो गया 1.03, और जो उसके साथ साथ जो तुमने ऑक्सीजन के लिए 0.58। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 4 पॉइंट मतलब 4:1 आ जाएगा। ये सिंपल से समझ में आ गया कि हाँ यार ये तुम्हारा एक तरीके से वो हो जाता है। चलो ठीक है, अब करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या था कि तुम्हारे पास ये देखो इसमें भी तुमको ऑक्सीजन ही निकालना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कॉपर है। तो अब इसमें भी तुमको निकालना है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, रिड्यूस करके किया, मतलब कि डायरेक्टली निकालने की कोशिश की। तो चलो यहाँ भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, कॉपर का मास ले लिया 2.938, और जो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड है इसका ले लिया, कॉपर का ऑक्सीजन निकाला तो 0.374। तो आओ चलो अब इस बार इसमें चेक करते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन का मास कितना होता है। तो अगर इस बार भी अगर मैं चेक करूंगा तो कितना आएगा, सेम ही आने वाला, 4:1 ही आने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राउस्ट ने जो हमें बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि हाँ अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड है तो उस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का जो आपका मास होता है वो 4 होता है, और जो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपका 1 होता है। नो मैटर कि आप भले चाहे एक बार आपका कॉपर ऑक्साइड जो हो वो आपका एकदम अलग ही आ रहा हो 1.288 आ रहा हो, या फिर आपका मतलब क्या कहते हैं कि एक बार आपका 3.672 आ रहा हो, है ना। वो इस चीज पे मैटर करेगा कि आपने ऑक्सीजन कितनी ऐड की पर कॉपर वे में, है ना, कितने कॉपर में की। तो अगर आपका 0.03 वाला था तो आपने 0.258 कर रखी थी, और अगर मान लो कि आपका 2.938 था तो उसमें आपने मतलब क्या कहते हैं कि बस केवल इतनी ऐड कर रखी थी, 0.734 कर रखी थी। लेकिन अगर मैं दोनों के रेशियो निकालूंगा तो दोनों के रेशियो सेम ही आने वाले हैं। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये थोड़ा सा टफ लगा हुआ तुम लोग को, लेकिन लिटरली अभी थोड़ी देर बाद जब तुम आओगे, थोड़ी आधी क्लास कंप्लीट होगी, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, एकदम जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये सारे तुम्हारे लिए सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अभी बताओ मेरे को इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया। हाँ भैया। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो हाइड्रोजन और तुम्हारा ऑक्सीजन कंबाइन होकर तुम्हारा वाटर बनाते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन का जो मास है वो तुम्हारा 1 मास है, और जो तुम्हारा हाइड्रो वाटर का जो सॉरी जो ऑक्सीजन का जो मास है वो 8 मास है। मतलब कि अगर जैसे मुझे मालूम है कि भैया जो आपका हाइड्रोजन जो वाटर होता है, वाटर के क्या होता है, अगर मैं वाटर का फॉर्मूला लिखता हूँ तो H2O लिखता हूँ, कि मतलब हाइड्रोजन का भैया वजन कितना आ रहा है, 1 ग्राम आ रहा है, और ऑक्सीजन का वजन कितना आ रहा है वो आपका भैया 8 ग्राम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं बनाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा ऑक्सीजन का मास क्या होगा अगर मान लो कि मैं कुछ एक रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन का जो मास है वो अगर मैं 3 कर देता हूँ तो कोई बात नहीं। अगर भैया आप 3 कर दोगे हाइड्रोजन का मास, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो इसका मतलब है यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है कि फिर ऑक्सीजन मुझे कितना चाहिए, अगर मुझे वाटर बनाना है तो कितना चाहिए, 24 चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भैया 3 into 8। क्वेश्चन ये बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि देखो हाँ भैया। H2O होता है, वाटर होता है, दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। और चलो मैंने तुमको बता दिया कि हाइड्रोजन का जो मास है उस समय 1 है, और जो तुम्हारा वाटर का जो ऑक्सीजन का जो मास है वो 8 है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे को अब वाटर जो तुमने बनाया है ये केवल एक मॉलिक्यूल था, मतलब कि हाइड्रोजन का मतलब वाटर का केवल एक मॉलिक्यूल था, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से और रिएक्शन कराता हूँ जिसकी वजह से जो मेरे को देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हो गए तो इसका मतलब है तुमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराया होगा, तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए। चलो ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया है तो तुम्हारा ऑक्सीजन भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आपके हाइड्रोजन के टोटल 3 मिले होंगे मॉलिक्यूल, अदरवाइज नहीं बने होते। तो चलो ठीक है, आपने 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गए। तो इसका मतलब क्या है
कि अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना 3:24 तो भी आपको 1:8 ही आने वाला है। तो हम क्या बता रहे हैं कि आपका नंबर जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ऑक्सीजन का भी सेम प्रोपोर्शन में मतलब क्या कहते हैं आपका बढ़ता चला जाएगा। जितने से आप मल्टीप्लाई मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन में करोगे उतने से मल्टीप्लाई आपको हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। और यही सेम प्राउस ने भी बोला है, यही चीज है ना कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन का जो मास है वो तुम्हारा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, तो इसका मतलब है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का कितना बराबर होगा, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। ऐसे भी कर लिया, वही चीज जो मैंने तुमको बताने की ऊपर कोशिश की है। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि मान लो कि तुम्हारे पास 3 ग्राम है कार्बन का जिसको तुमने बर्न किया, कितने में तुमने 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया। क्योंकि अगर मान लो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो आप कैसे बनाओगे भैया, जब आपके पास कार्बन होगा और उस कार्बन में आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब क्या कहते हैं कि आप उसको जलाओगे। तो इसका मतलब है कि जब आपका कार्बन है तब कार्बन का जो आपका मास कितना है वो आपका 3 ग्राम है, और आपका ऑक्सीजन का मास कितना है आपका 8 ग्राम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है मुझे बताओ, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हो रखे हैं अगर तुम ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन के तुमको 2 मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि भैया मैं 3 ग्राम अगर कार्बन लेता हूं और उसमें अगर मान लो कि 8 ग्राम में ऑक्सीजन मिलाता हूं तो मुझे 11 ग्राम मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देती है। तो मुझे बताओ कि अगर इस बार में अगर 3 ग्राम में अगर वो ले लेता हूँ कार्बन ले लेता हूँ और उसमें 50 ग्राम मतलब क्या कहते हैं मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, तब मेरा मतलब क्या कहते हैं कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो भाई मेरे जो भी तुम्हारा है आंसर वो तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही आ जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात की जाएगी एक CO2 में तो कार्बन और तुम्हारा ऑक्सीजन एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाएंगे तुम्हारे, ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा लेकिन फिर भी बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ CO2 लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि कार्बन के इसमें एलिमेंट कितना, एक एलिमेंट है। तो जो तुम्हारे कार्बन का जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 6 6 12 होता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि 12 हो गया, ठीक ये हो गया। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि ऑक्सीजन का मैंने अभी रटाया था, ऑक्सीजन का कितना होता है तुम्हारा 8 8 8 8 मतलब कितना हो गया 16 16, फिर 16 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 32। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा। तो यही बता रहा है कि अगर मान लो कि ये प्रोपोर्शन है हर जगह सेम ही प्रोपोर्शन है, ठीक है, कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में सेम प्रोपोर्शन कैसा है कि 3 पार्ट आपका हमेशा कार्बन का रहेगा, 8 पार्ट आपका ऑक्सीजन का रहेगा। तब आपको मतलब क्या कहते हैं 11 पार्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको मतलब क्या कहते हैं कि सेम ही अगर होगा, चाहे आप 3 ग्राम कार्बन लो चाहे 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लो, सेम आपका मतलब क्या कहते हैं 11 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। मुझे मालूम तुम लोग को पूरा बाउंस हो गया होगा ये चीज, लिटरली बाउंस हो गया होगा। लेकिन मेरे को बस केवल इतना बताओ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ यार अगर मान लो कि कहीं भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिख रखा है तो जो तुम्हारे कार्बन का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मास होगा वो हर जगह सेम ही होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होगा। और मतलब कि अगर कार्बन का मास अगर तुम्हारा 12 आ रहा है, ऑक्सीजन का मास अगर तुम्हारा 32 आ रहा है, तो वो हर जगह ही सेम ऐसा होने वाला है, ये चीज है। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना ये। तो ये अगर मान 3 और 8 को अगर तुम देखोगे ना तो 3 और 8 मिला के तुम्हारा एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ठीक वैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास 3 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो और 50 ग्राम तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, तो ये जो तुम्हारा 3 और जो 8 बता रहे हैं ना ये तुम्हारा रेशियो में बता रहा है, ये तुम्हारा वैल्यू में बता दिया बस उसने। लेकिन बनना तो तुम्हारे 11 ही ग्राम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बनने वाला है, एक इस तरीके से, है ना। ये देखो, है ना, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी बता रहा है कि कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार्बन को लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ट्रैप्ड हो जाएगी। और अगर मान लो कि तुम उसमें मतलब क्या कहते हैं कि अगर वाटर ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड, जिसका नाम है H2CO3। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि कार्बोनिक एसिड है कि नहीं है, लिटमस पेपर आप ब्लू डालो, वो आपका क्या कर देगा, रेड कर देगा। ये चलो कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके एक पास सैंपल है ऑक्सीजन और बोरॉन का, ठीक है, जिसमें से आपके पास मतलब क्या कहते हैं कि 0.24 ग्राम किस चीज का, ऑक्सीजन का हो रखा है, ठीक है, मतलब कि कंपाउंड है ऑक्सीजन का और बोरॉन का, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, फिर तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी एक पढ़े, मैं ही पढ़ रहा हूँ ना तो बार बार तुम लोग को बाउंस हो रहा होगा। पढ़ो।
A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage हम्म। composition of the compound by mass. अच्छा देखो, मुझे नहीं मालूम कि बोरॉन और ऑक्सीजन का क्या एक कंपाउंड बना होगा। हो सकता है वो तुम्हारा BO2 बनाओ। क्या बनाओ? BO2 बनाओ। कुछ भी बना हो सकता है, वो BO भी बन सकता है। लेकिन वो बोल रहा है कि इस सैंपल में, इस कंपाउंड में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो जो तुम्हारा टोटल कंपाउंड का जो मास है वो कितना हो रखा है? 0.24 हो रखा है। जिसमें से जो तुम्हारा बोरॉन है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 0.096 हो रखा है। और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो तुम्हारा कितना हो रखा है? 0.114 ग्राम हो रखा है। तो अगर तुम इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? यही तो आएगा 0.24। तो मुझे पहले बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि उसने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा एक बोरॉन और ऑक्सीजन का मतलब एक कंपाउंड है जिसमें तुम्हारा बोरॉन इतना है और तुम्हारा ऑक्सीजन इतना है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो मुझे बताओ बोरॉन कितने परसेंटेज है, तो इसका मतलब तुम क्या चेक करते हो कि भैया बोरॉन की वैल्यू हो आपकी 0.096 और फिर आप टोटल ऐड करते हो कि हाँ आपके मतलब टोटल कंपाउंड में कितनी वैल्यू हो रही है, फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कराते हो। इस तरीके से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मतलब कि ये 0.024 ग्राम में, जो कि बेसिकली जिसमें बोरॉन भी है ऑक्सीजन भी हो रखा है, तो उसमें 40% आपका मतलब क्या कहते हैं बोरॉन हो रखा है। और अगर मान लो कि मैं इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन को निकालता हूँ, तो ऑक्सीजन कितना है आपका? 0.114 ग्राम हो रखा है। टोटल कितना रखोगे? 0.24 रखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 60 आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि आपके पास भैया मतलब क्या कहते हैं कि एक एक आपके पास ये कंपाउंड है जिसमें आपका बोरॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, जिसमें टोटल जो उसकी जो आ रहा है, टोटल जो उसका वेट आ रहा है वो अगर आपका 0.24 ग्राम आ रखा है, तो इस हिसाब से अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका मतलब क्या कहते हैं केवल और केवल आपका 0.96 हो रखा है और 0.096 हो रखा है। और जो आपका मतलब क्या कहते हैं बोरॉन हो रखा है वो आपका केवल इतना ही ग्राम हो रखा है। क्या कहते हैं कि लगभग लगभग आपका 0.0114 हो रखा है। मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये कितने परसेंटेज में? तो परसेंटेज में बस निकाल लेना है। क्या जो तुम ये ऐसे तो निकालते हो, अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो मेरे को बताओ कि तुम्हारे टोटल परसेंटेज मैथमेटिक्स के कितने हैं, तो तुम सबको ऐड करते हो, फिर मैथमेटिक्स को ऊपर रख के टोटल नंबर से डिवाइड करके आराम से निकाल लेते हो। अगर मैं जैसे तुमसे बोलूं कि तुम्हारे मैथ में 50 नंबर आए हैं, कितना परसेंटेज है मैथ में? कितना परसेंट? टोटल नंबर नहीं, मैथ में कितना परसेंटेज है? तो तुम क्या करते हो भैया? 100 नंबर का पेपर था, अपॉन 100 किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, भैया 50% आए मैथ में। ऐसे ही तो करते हो ना? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी याद दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ, अगर एक तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं कि एक कंपाउंड है बोरॉन और ऑक्सीजन का, वो तुम्हारा 0.24 हो रखा है, और मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम्हारा जो बोरॉन है उसमें 0.096 हो रखा है, ऑक्सीजन जो है तुम्हारा 0.114 हो रखा है। तो मुझे तो अब बोरॉन का कितना परसेंटेज होगा उस चीज में? तो भैया कुछ नहीं, बोरॉन का मास लिखा, टोटल मास लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, 40% आ गया। इसका मतलब है कि इस टोटल 0.24 में जो टोटल परसेंटेज आ रहा है बोरॉन का वो तुम्हारा 40% आ रहा है। ठीक है भैया, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं ऐसे, तो हाँ निकाल लेंगे। 0.114 टोटल आपका ऑक्सीजन का मास हो रखा है, टोटल मास लिखा, 100 से मल्टीप्लाई करा है, 60 आ गया। तो इसका मतलब है कि यार भैया इस 0.24 में टोटल 60% आपका ऑक्सीजन हो रखा है और आपका 40% आपका बोरॉन हो रखा है, जो मिलकर आपका एक कंपाउंड बना रहे हैं बोरॉन और ऑक्सीजन का। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया पक्का? देखो, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, ये तुमको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जब तुम मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास निकालना सीखोगे। और एटॉमिक मास तुमको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाया जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में सिखाया जाएगा। तब अभी के लिए बस तुम इतना जान लो कि जितने भी एलिमेंट है हर जगह मतलब जितने भी कंपाउंड है सबके एलिमेंट सेम ही जगह पाए जाएंगे और सेम प्रपोर्शन में ही पाए जाते हैं। ये है। तो अभी मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया